Hello guys, welcome to देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एंड द रेवेन्यू ऑफिसर्स यानी परिषद और राजस्व अधिकारी के बारे में, जिसकी सेक्शन 7 है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद, जिसकी सेक्शन 7 की सब सेक्शन 1 बोलती है देयर शैल बी ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर उत्तर प्रदेश consisting of a chairman and such the members as the state government may from time to time appoint। यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा और जिसमें एक अध्यक्ष और एक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाएगा। इसके प्रोविजो में कहा गया है दैट द बोर्ड एज कंस्टिट्यूटेड अंडर फंक्शनिंग immediately before the commencement of this code shall be deemed to be the board constituted under this section। यानी संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व जो भी गठित कार्य कर रही है परिषद और उसके अधीन ऐसा ही समझा जाएगा कि वह परिषद है। नंबर 2, ये डिलीट हो गया है। इसमें जो बताया गया था कि आस्थान लखनऊ होगा और न्यायिक कार्य करने वाले जो सदस्य होंगे वो इलाहाबाद या लखनऊ जैसे में अपना बैठेंगे तो वहां पर उनकी सिटिंग होगी, लेकिन जैसा अध्यक्ष समय समय पर उन्हें निर्देश देंगे वैसा ही होगा जहां पर भी सिटिंग की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी अध्यक्ष, और ये डिलीट कर दिया गया। नंबर 3 है नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज, कि कोई भी व्यक्ति जो है क्वालिफाइड किस तरीके से होगा या नहीं माना जाएगा। इसका ए सेक्शन बोलता है एन, इसका ए सेक्शन ए सबसेक्शन बोलता है एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस ही हैज हेल्ड एन ऑफिस नॉट लोअर इन रैंक देन दैट ऑफ कमिश्नर। यानी कि परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसा पद धारण नहीं किया हो जो आयुक्त के पद से निम्न श्रेणी का न हो। अभी इसका बी नंबर ए जुडिशियल मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस ही शैल हेल्ड एन ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर। जो इसका परिषद के जो प्रशासनिक सदस्य के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त तब तक पात्र नहीं होगा यानी एलिजिबल नहीं होगा कि राजस्व अधिकारी ना रहा हो या जुडिशियल मेंबर नहीं रहा हो, ऑफिसर नहीं रहा हो। अभी इसके जुरिडक्शन की बात करें, इसका क्लोज 4 द स्टेट गवर्नमेंट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एनी time subsequent thereto designate any member as judicial member of the board and any such member shall be allotted only judicial business। जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करती है उसको डेजिग्नेट करती है जुडिशियल मेंबर बोर्ड का, वह सिर्फ जुडिशियल बिजनेस ही की देख रेख करेगा। वो सिर्फ ओनली फॉर जुडिशियल बिजनेस ही विल वर्किंग हिज ड्यूटी लाइक दैट। अभी सेक्शन 8 की बात करें, सेक्शन 8 जुरिडक्शन की बात करता है, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र की बात करता है। द बोर्ड शैल बी द चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बोर्ड जो होगी एक चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी। और इसका ए नंबर दिया है इन ऑल मेंबर रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ केसेस अपील और रिवीजन एंड, यानी कि जो भी मैटर होंगे जो भी लिटिगेशन होंगे वो डिस्पोजल ये बोर्ड करेगा, जुरिडक्शन में आएंगे बोर्ड के, और अपील और रिवीजन ये सब देख रेख करेगा। इसका बी है, इसका बी में बात करता है सब्जेक्ट टू दी सुपरिटेंडेंट की डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल अदर मैटर प्रोवाइडेड इन दिस कोड। जो सुपरिटेंडेंट की डायरेक्शन और कंट्रोल और स्टेट गवर्नमेंट का इन दी अदर मैटर प्रोवाइडेड दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग करेगा। इसका अभी
क्लॉज सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 1 द बोर्ड शैल एक्सरसाइज perform and discharge power, function and duties conferred upon it by or under this code or any other law for the time being in force। यानी इसमें उपबंधों के अधीन जो इस परिषद की संहिता यानी इस परिषद के एक्ट में जो भी प्रवर्त विधि यानी जो भी लॉ दिया गया है उसके अधीन व्यक्ति अपने जो ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अभी इसकी सब सेक्शन 3 की बात करें। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड टू एक्सरसाइज परफॉर्म द डिस्चार्ज either generally or in respect of any particular locality or matter, all or any of the power, function and duty conferred imposed on the board। अभी जो राज्य सरकार जो परिषद है किसी भी सदस्य को सामान्यतः विशिष्ट क्षेत्र में जो संबंध उस प्रदत्त विधि के द्वारा जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसके लिए उसको अधिकृत कर सकती है, उसको पावर दे सकती है, उसको ड्यूटी और फंक्शन करने की पावर देती है। अभी हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 बोलती है पावर टू डिस्प्यूट बिजनेस। वो अपनी बिजनेस को चालू करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बोर्ड है वो किस तरह की पावर देता है। अभी बात करते हैं इसकी सबसेक्शन 1। सब्जेक्ट टू सच रूल और ऑर्डर एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक और इशू द बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट इट्स बिजनेस अमंग इट्स मेंबर। जो भी सब्जेक्ट होगा जिस विषय के अनुसार भी अपनी ड्यूटी का कर्तव्य करेंगे उसके मेंबर और वो ड्यूटी को उनके बीच में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस तरीके की ड्यूटी आपको दी गई है। एज द बोर्ड में डीम्ड फिट चेयरमैन में कंस्टिट्यूट बेंच। और जो बोर्ड है बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बेंचेज करेगा और मोर देन वन मेंबर और डिस्पोजल ऑफ पार्टिकुलर केस और क्लास ऑफ द केसेस। जो भी उनको सौंपे गए केस और कार्य लिटिगेशन है उनको वो ड्यूटी को पूरी करेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा। नंबर 2 सबसेक्शन all order made or decrees passed by member of the board in accordance with such distribution। जो order होंगे डिक्री you know everybody knows about the degree is a you know CPC 1908 में डिग्री जो पास होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसकी बोर्ड को उसी की तरह की एक पावर होगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। शैल बी डीम्ड टू ऑर्डर और डिग्री एज द केस में बी। और जो जिस तरीके का भी केस होगा वो उस तरीके से उसको हैंडल करेंगे ऑफ द बोर्ड। अभी इसकी सेक्शन 10 है डिसीजन ऑफ द बोर्ड कि बोर्ड का डिसीजन क्या होगा, यानी परिषद का जो है डिसीजन यानी विनिश्चय यानी डिसीजन। इसकी सब सेक्शन 1 की बात करें। वेयर एनी प्रोसीडिंग कमिंग अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड। जहां कोई प्रोसीडिंग आती है और वो कंसिडरेशन में आती है बोर्ड के और कोई अपील या रिवीजन उसके द्वारा सुनी जाती है बेंच के द्वारा ऑफ 2 और मोर मेंबर्स। जिस बेंच में 2 और 2 से अधिक मेंबर होंगे द केस शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ सच मेंबर। उन मेंबरों के ओपिनियन पर होगा और द मेजोरिटी यानी 2 और 3 की बेंच है, 5 की बेंच है तो उनकी मेजोरिटी पर ये डिपेंड करेगा कि जो उनका डिसीजन होगा इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर। इफ सच मेंबर्स यदि ये मेंबर जैसा भी
चाहे। अभी इसकी सबसेक्शन 2 की बात करें, where the member of the board constituting the board are equally divided in opinion as the decision of a case, जहां पर बराबर बराबर, जहां पीठ का गठन करने वाली परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के यानी ऑर्डर के निर्णय के संबंध में अपनी राय में बराबर बराबर विभाजित हो और उनकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृत्त पीठ द्वारा यानी बड़ी पीठ द्वारा की जा रही हो, तब तब कोई भी ऐसा निर्णय वो भी मेजोरिटी पर ही डिपेंड करेगा। अभी सबसेक्शन 3 की बात करें, ऑल डिसीजन गिव बाय, ये ऑल डिसीजन गिव बाय ए मेंबर सिटिंग सिंगल बेंच की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, और बाय ए डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग टू मेंबर, ए लार्ज बेंच constituting aforesaid shall be deemed to be decision of the board, ये बोर्ड का डिसीजन ही माना जाएगा। अभी हम सेक्शन 11 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर। ये एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है प्रत्येक डिवीजन में कमिश्नर हु सेल, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, दी स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट इन ईच डिवीजन एक कमिश्नर, प्रत्येक डिवीजन में एक कमिश्नर की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हु सेल विदिन हिज डिवीजन एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज, और वह अपनी ड्यूटी को वहां पर अंजाम देगा और पूरी करेगा। एंड इम्पोज्ड ऑन कमिश्नर बाय और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स, और जो उस समय जो भी विधि होगा, जो कानून होगा, उस तरह से वह अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा। अभी इसकी सबसेक्शन 2 की बात करें, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कमिश्नर इन वन और मोर डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे वह एक या एक से अधिक एडिशनल कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है, यानी अपर आयुक्त बोलते हैं एडिशनल कमिश्नर को, उसकी नियुक्ति करेगा। और नंबर 3, एन एडिशनल कमिश्नर, इसकी सब सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, एन एडिशनल कमिश्नर शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटी कमिश्नर इन सच केसेस और क्लास ऑफ केसेस एज स्टेट गवर्नमेंट और in the absence of any direction from the state government, the commissioner of the division may direct। अभी बात कर रहे हैं हम इसकी सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, the provision of this code and every other law for the time being applicable to a commissioner shall apply to the additional commissioner and exercise power or discharge or any duty under this section as if he were the commissioner of the division। वह कोड में दी गई यानी इस संहिता रेवेन्यू कोड में दी गई जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वह अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा यानी पूरी करेगा। अभी सबसेक्शन 5, द स्टेट गवर्नमेंट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एट एनी टाइम सबसेक्वेंट देयर टू डेजिग्नेट एनी एडिशनल कमिश्नर एज एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल। वह एक जुडिशियल कमिश्नर भी एडिशनल कमिश्नर की भी नियुक्ति करेगा
और जैसा कि वो चाहे और वह अपनी ड्यूटी इत्यादि डिस्चार्ज करेगा अकॉर्डिंग टू दी एंड द डायरेक्शन ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट में बी कन्फर्म। अभी हम सेक्शन 12 की बात करते हैं, कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। यह कलेक्टर और अपर कलेक्टर बोलते हैं जिसको, जो जिले में का एक कर्ता धर्ता होता है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं। इसकी सब सेक्शन 1 बोलती है दी स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ए कलेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की अपॉइंटमेंट करेगी, नियुक्ति करेगी। हु शैल इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देयर ऑफ, जो वहां पर वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा। एंड शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज conferred and imposed on a collector by or under this code or any other law for the time being in force। और जो भी इस कोड में, इस एक्ट में उसको ड्यूटी डिफाइन की गई है, उसको दी गई है, उन ड्यूटी का वो निर्वाह करेगा, उनको एक्सरसाइज करेगा। अभी सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 12 की सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल कलेक्टर्स इन दी डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या 2 से अधिक, जैसा राज्य सरकार चाहे वह अपर कलेक्टर यानी एडिशनल कलेक्टर्स की अपॉइंट कर सकती है। अभी सबसेक्शन 3 की बात करें, एन एडिशनल कलेक्टर शैल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जो अपर कलेक्टर है, राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों को डिस्चार्ज करेगा, यानी उनका प्रयोग करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अभी सबसेक्शन 4 की बात करते हैं, द प्रोविजन ऑफ द कोड एंड एवरी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग। इस कोड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग और जो लॉ, जो कानून अभी एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल होगा ऑन दैट टाइम, द कलेक्टर शैल अप्लाई, कलेक्टर शैल अप्लाई टू द एडिशनल कलेक्टर एंड exercising power of the discharge any duties and this section as if he were the collector of the district। अभी मैं सबसेक्शन 4 के बारे में इसका एक हिंदी की तरह अनुवाद बता दूं। कलेक्टर पर उस समय जो भी एक्ट बंदित है, लागू है, वो इस विधि के अनुसार, इस कानून के अनुसार वह अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा और वह जिले का कलेक्टर होगा। ये इसमें बताया। आप गाइस इसको थोड़ा देख लेना। अभी सेक्शन 13 की बात करते हैं। इसी तरीके से ये इसका सब डिवीजन ऑफिसर एंड एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर की बात करता है, यानी जो प्रगना तहसील प्रगना आते हैं तहसील के अंदर, प्रगना अधिकारी और अपर प्रगना अधिकारी, ये इस तरीके से इसकी भी ड्यूटी, डिस्चार्ज ड्यूटी और इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट इसको करती है। ये सेम ही है। अभी सेक्शन 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 है तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल। इसमें क्या है कि तहसीलदार होता है और एक तहसीलदार जुडिशियल होता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और जैसा वो चाहे, जितना वो चाहे, जिस संख्या में, वो तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशियल की नियुक्ति कर सकती है। ये इसकी सबसेक्शन 1 में बताया गया। अभी सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, सबसेक्शन 2 की बात करते हैं।
Subject to the provisions of this code, the Tehsildar and Tehsildar judicial shall exercise such powers and discharge such duty as the state government of the board, and in the absence of any direction from the state government of the board, the collector may direct. देखिए, तहसीलदार को जो कलेक्टर उसको ड्यूटी डायरेक्ट करे या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, वो उसी तरीके से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, ड्यूटी को का कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अभी मैं बात करता हूं सेक्शन 15 की। नायब तहसीलदार, जो तहसील में एक नायब तहसीलदार होता है, जिसकी नियुक्ति भी द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज मे पर्सन एज इट थिंक फिट। स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे और जैसा वो समझती है, वो नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर सकती है, करती है, और वह अपनी ड्यूटी उस को परफॉर्म करेगा जैसा कि उसको ड्यूटी दी गई है। अभी मैं बात करता हूं सेक्शन 14 के बारे में, 16 के बारे में। जो 16 करता है बात रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड लेखपाल। ये लेखपाल को पटवारी भी बोलते हैं गांव देहात में, जो नायब तहसीलदार के नीचे होता है, यानी राजस्व निरीक्षक बोलते हैं जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, और लेखपाल यानी पटवारी। इसकी सबसेक्शन 1 बात करती है द कलेक्टर में अपॉइंट। यहां पर जो सेक्शन 16 की बात करते हैं, सभी में गाइस स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल को कलेक्टर अपॉइंट करता है। इट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द अदर्स अपॉइंटमेंट एंड दिस तहसील। ईच तहसील वन और मोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर। एक तहसील में एक से अधिक कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द कलेक्टर। The proper supervision, maintenance and correction of the village record, यह विलेज के रिकॉर्डों का करेक्शन और विलेज में जहां कोई मेंटेनेंस है, बाउंड्री और एटसेट्रा, he will rectified, he will discharge his duty according that, and such other duties as the state government may from time to time by general or स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। स्टेट गवर्नमेंट उसको ड्यूटी इस तरीके की जो कलेक्टर को बताती है कि इस तरीके से अपने गांव और एरियाज और अपने जिले में इस तरह का रिकॉर्ड करो, वह डायरेक्शन देगा कलेक्टर तहसीलदार को, और तहसीलदार डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकता है, देता है एक लेखपाल को, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, और वो गांव से रिलेटेड उसकी बाउंड्री, उसकी एरियाज और उसकी देखरेख करता है, उसको करेक्ट करता है। अभी सबसेक्शन 2 की बात करें, द कलेक्टर में अपॉइंट इन ईच तहसील एज में मैनी लेखपाल फॉर द प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड एंड फॉर सच other duties as the state government may time to time generally special order specify। जो भी उनको ड्यूटी की डायरेक्शन मिलती है, they will do the according the provision or according to the direction of the तहसीलदार। गाइस, सेक्शन 17 की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स। इट शैल बी लॉफुल फॉर द state government or the authority competent to appoint, as the case may be, to appoint one and the same person being otherwise competent according to law for any two or more the offices। दो या दो से अधिक ऑफिसों में जो भी उनका अपॉइंटमेंट कॉम्बिनेशन जोड़ सकता है, उसको समुच्च कर सकता है। provided for in this chapter, or to confer upon an officer or of one denomination, उनका डिनोमिनेशन कर सकता है, और any of the powers or duty of any other officer or officers within certain local limits,
और अदरवाइज एज इट मे डीम्ड एक्सपीडिएंट, जो भी उसके लिए अच्छा हो वह करेगा। अभी सेक्शन 18 की बात करें, रिकवरी ऑफ मनी, पेपर्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये गवर्नमेंट के जो मनी है, जो पैसा है, पेपर्स है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसकी रिकवरी के बारे में बात करता है। अभी सेक्शन 19 की बात करते हैं। सेक्शन 19, अदर पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, दूसरी पावर रेवेन्यू राजस्व अधिकारियों की जो दूसरी पावर है, अन्य शक्तियां हैं, उसके बारे में बात करना। इसकी सब सेक्शन 1, व्हेन एनी पावर इज एक्सरसाइजेबल और एनी ड्यूटी इज डिस्चार्जेबल बाय एनी ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर दिस कोड, यानी जब इस संहिता के अधीन, यानी अंडर दिस एक्ट, कोई अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी भी पावर का, किसी ड्यूटी का डिस्चार्ज करते हैं, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे जो ड्यूटी है उसके अपनी शक्ति का, अपनी पावर का और अपने ड्यूटी का वह पालन करेगा। सेक्शन 19 की सब सेक्शन 2, द रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस कोड शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू ऑफिसर का अपॉइंट होगा, वो इस कोड के अंदर, इस रेवेन्यू कोड, इस एक्ट के शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी उसको जनरल या स्पेशल ऑर्डर देगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा। गाइस, इफ इट इज यूजफुल for you, please like and subscribe. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।